हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं रितेश जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई बुक लो पर। कल हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, यूनिट्स क्या होती है, उन सब के बारे में पढ़ा था। कल जो अपन ने पढ़ा, अगर अपन एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपन ने देख लिया था कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखा था यूनिट्स क्या होती है। उसके बाद देखा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद देखा था फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। एक थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और लास्ट थी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद देखे थे सिस्टम ऑफ यूनिट को, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके बारे में पढ़ा था कल अपन ने, जिसमें अपन ने देखा था 3 टाइप के सिस्टम होते थे। यहाँ पे लिख देते हैं सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही अपन ने ऐसा यूनिट सिस्टम को पढ़ लिया था जिसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज आती है और उनके यूनिट को फंडामेंटल फिजिकल यूनिट कहते हैं। तो अपन ने कल की क्लास में ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने 10⁻⁴ जो भी होती है 6 माइनस का 6 वो किसको रिप्रेजेंट कर दिया करता है, वो भी अपन ने पढ़ लिया है। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को। तो देखिए ये चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है और इनका क्या रोल है फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स 11th फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो मोस्टली बेस्ड है मैथमेटिक्स पे, और इसका रीजन है कि आप जैसे ही इसके आगे पढ़ेंगे तो वहां पे फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे आपको मोशन, एक्सीलरेशन ये सब पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आपको देखना पड़ेगा किस चीज की यूनिट किस प्रकार लगाई जाती है, दो चीजों को किस प्रकार ऐड करना है, दो चीजों को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लाई नहीं होता, इसमें फिजिक्स के जो रूल लगते हैं उनको पढ़ा जाता है। इसीलिए फिजिक्स के हिसाब से और एट द सेम नीड के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि यही आपका बेस तैयार करता है आगे की फिजिक्स के लिए, चाहे वो 11th हो, 12th हो या हायर स्टडीज हो, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपन बात करते हैं एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसीजन की। ये जो चीजें हैं रिलेटेड है लेबोरेटरी वर्क से। जैसे आप लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे आप रीडिंग लेते हैं, आप क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन की आपको लेंथ मेजर करने का बोल दिया गया है कि आपको इसको लीजिए और इसकी लेंथ को मेजर कीजिए। मान लेते हैं इसकी एक्चुअल लेंथ की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लेते हैं ये है 4.8 सेंटीमीटर, ये पेन की लेंथ है। ये क्या है, पेन की लेंथ है। अपने पास पेन की लेंथ आ गई है। अब मैंने क्या किया, इस पेन को स्टूडेंट को दिया और कहा डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए और इसकी लेंथ निकाल के लेके आइए। तो बच्चों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, उनको जितना मेजर करना आता था या जो जो उनको प्रैक्टिस में थी उनकी टेक्निक्स, वो यूज करके उन्होंने इसकी लेंथ मेजर करी। मान लीजिए 4 बच्चे थे, चारों ने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले ली। 4.8 अपनी एक्चुअल वैल्यू, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू लेंथ है, पेन की लेंथ है, वो एक बच्चे ने मेजर करी ये 4.6 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने मेजर करी 4.5 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने मेजर करी 4.7 सेंटीमीटर और एक बच्चे ने मेजर करी 5 सेंटीमीटर। सभी ने क्या मेजर करी है, पेन की लेंथ, पर वैल्यू उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट निकाल दी है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है। कोई भी चीज जो थ्योरेटिकली प्रूव की जा चुकी है उसको जब आप प्रैक्टिकली वेरीफाई करने जाओगे तो आप देखोगे बहुत ज्यादा अंतर आता है उसमें, और वो बताता है एरर को। इसको प्रैक्टिकल एरर बोलता है कि ये अगर कोई एक्चुअल वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू अपने पास आई है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली मेजर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। उसका डिपेंड करता है किसने प्रैक्टिकल किया है, उसको कितना प्रैक्टिकल का नॉलेज था, उसने कौन सी टेक्निक यूज की थी, उसको इंस्ट्रूमेंट यूज करना आता था कि नहीं करना आता था। तो उस हिसाब से ये 4 बच्चे अपने पास आ चुके हैं, चारों ने रीडिंग दे दी अपने पास को। अब देखिए 4.8 तो है एक्चुअल वैल्यू, इस पेन की वैल्यू। जिस बच्चे ने इस पेन की वैल्यू की 4.8 के पास जो वैल्यू मेजर करेगा वो हो जाएगी उसकी एक्यूरेट वैल्यू। जिस बच्चे का जो आंसर है वो 4.8 के नजदीक होगा वो हो जाएगा उसका एक्यूरेट वैल्यू। क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्यूरेट वैल्यू। और इस 4.8 को क्या बोलेंगे, 4.8 को बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। 4.8 को तो बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू, और जो बच्चों ने मेजर किया है
वो है मेजर्ड वैल्यू, और इन मेजर्ड वैल्यू में से ही जो वैल्यू इस एक्चुअल वैल्यू के पास होगी, जैसे 4.6, 4.5 और 4.7, तो आप देखेंगे जो 4.7 है वो 4.8 के पास में है कि नहीं है, उसके पास है कि नहीं है, नियर है। तो इसका मतलब जो 4.7, जिस बच्चे ने 4.7 आंसर निकाला है वो है एक्यूरेट आंसर। कैसा आंसर? एक्यूरेट आंसर, या मैं कहूं एक्यूरेट वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, याद रखना, ये है एक्यूरेट वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू तो तब होती है जब बच्चा 4.8 ही निकाल लेता, तो उसको बोल देते हैं एक्चुअल वैल्यू। अब उसने क्या किया, 4.7 निकाला जो कि एक्चुअल वैल्यू के पास में है। याद रखना, ये हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू के पास में रहेगा, तो अपन लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू किसको बोला जाता है? वैल्यू विच इज नियर दी एक्चुअल वैल्यू। तो जो भी बच्चा रीडिंग लेगा और एक्चुअल वैल्यू के पास में रिजल्ट लाएगा तो उस वैल्यू को बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू। तो इस केस में अपने जो 4.7 जो है, अपना 4.7 वो है एक्यूरेट वैल्यू। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास है वो 5 सेंटीमीटर है, और अगेन सेम टू सेम 4 बच्चों ने मेजर किया उस लेंथ को या उस ऑब्जेक्ट को जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आई थी। तो फर्स्ट बच्चा जो लेके आया उसकी वैल्यू है 4.8 सेंटीमीटर, सेकंड बच्चा लाया है 4.4 सेंटीमीटर, थर्ड बच्चा लाया है 4.6 सेंटीमीटर, और लास्ट बच्चा लाया है 4.2 सेंटीमीटर। ऑब्वियस कोई भी 5 वैल्यू नहीं लेके आया है, तो इसका मतलब ये है कि एरर है किसमें, जो एक्चुअल वैल्यू और ये मेजर्ड 4 वैल्यू है इनमें एरर है। तो सबसे पहले अपन एरर कैलकुलेट करेंगे। देखिए अपना जो 4.8 एरर का फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू अपने पास है 4.8 माइनस 5, तो आंसर आता है 0.2 सेंटीमीटर। क्या है? 0.2 सेंटीमीटर का एरर किसमें? पहले वाले में। प्लस का कि माइनस का? तो आएगा माइनस का। ये बताता है माइनस साइन कि आपने कम मेजर किया है। क्या किया है? कम मेजर किया है, इसीलिए माइनस का आया है। सेकंड वाली वैल्यू 4.4 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.6, तो आपने 0.6 सेंटीमीटर कम मेजर किया है एक्चुअल वैल्यू से। 4.6 माइनस 5 वो बताएगा माइनस का 0.4 सेंटीमीटर। ये बताएगा आपने 4.4 सेंटीमीटर कम मेजर किया है एक्चुअल वैल्यू से। लास्ट वाला 4.2 माइनस 5 वो बताएगा माइनस का 0.8 सेंटीमीटर। इसलिए बताएगा कि आपने 0.8 सेंटीमीटर कम मेजर किया है। इन सभी में आप देखेंगे तो सबसे कम वैल्यू जो है या सबसे कम एरर वाली वैल्यू है वो 0.2 सेंटीमीटर, और वो आई है 4.8 के लिए। तो आपका जो 4.8 है वो एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा पास में है। ये 4.8 5 सेंटीमीटर के ज्यादा पास में है कंपेयर टू इन पीछे वाली 3 वैल्यू के। तो आपकी जो 4.8 है वह कहलाएगी आपके लिए, वो कहलाएगी आपके लिए एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के पास में होती है वो तो हो जाती है एक्यूरेट वैल्यू। अब एक्यूरेट वैल्यू आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं अपन प्रिसीजन की। प्रिसीजन की, या इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो डिटेल्स की। देखिए प्रिसीजन जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट। एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल एक पेन है, सॉरी कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बोतल, बोतल का कैप है, इसके डायमीटर निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है। तो क्या किया मैंने, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को मैंने यूज किया। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है उसने मेरे को ये वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। सेकंड वाला इंस्ट्रूमेंट ने वैल्यू दी है मेरे को 5.2 सेंटीमीटर। थर्ड इंस्ट्रूमेंट ने मेरे को वैल्यू दी है 5.24 सेंटीमीटर, और फोर्थ वाले ने दिया है 5.42 सेंटीमीटर। देखिए क्या हुआ,
आप जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट होती है और डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है उनको यूज करने का। फॉर एग्जांपल जब आप छोटी क्लास में थे 10th में, तो आपके पास एक मीटर सेंटीमीटर स्केल होती थी 15 सेंटीमीटर वाली, 15 सेंटीमीटर वाली। इसमें आप मिनिमम वैल्यूज आप लिख सकते थे, वो थी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, इससे छोटा आप नहीं लिख सकते। उसके इसके बाद आप जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.9 के बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.2, 1.4 ऐसे करके आप 15 सेंटीमीटर तक आप मेजर कर सकते हैं। उसके छोटा या उससे ज्यादा मेजर आप नहीं कर सकते। यानी पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो कौन मेजर कर रहा है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक अपना जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है वो मेजर कर पा रहा है। वैसे ये 15 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है, वैसे के वैसे दूसरे दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ये क्या करता है, पॉइंट के बाद दो वैल्यू मेजर करता है, पॉइंट के बाद दो वैल्यू मेजर करता है। ये देखो 0.01 सेंटीमीटर। तो आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो। और भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यू, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू ऐसे मेजर किए जा सकते हैं। तो मैंने जो इसका डायमीटर निकाला कैप का, वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से निकाला है। तो एक 5 सेंटीमीटर बताया, दूसरे ने 5.2, तीसरे ने 5.24 और लास्ट वाले ने 5.242। तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू ज्यादा डिटेल में होती है, या सिंपल भाषा में कहे तो मैं लिखता हूं पॉइंट्स के बाद, पॉइंट्स या डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट जो देगा, ज्यादा डिजिट जो देगा वो हो जाएगी अपनी प्रिसीजन वाली वैल्यू, वो हो जाएगी अपनी प्रिसीजन वाली वैल्यू। क्या समझ में आया आपको? आपको ये नहीं देखना है कि वो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के पास में है कि दूर है, कोई मतलब नहीं। पॉइंट के बाद जिसमें भी ज्यादा जीरो, ज्यादा पॉइंट के बाद जितने भी ज्यादा वैल्यू जो मेजर कर लेगा वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा और उस वैल्यू को बोलेंगे प्रिसीजन वैल्यू। जैसे इस केस में ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यू दे देता है, जबकि ये पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू देता है, ये वाला सिर्फ 1 वैल्यू देता है, और ये पॉइंट के बाद मेजर ही नहीं करता। तो ये वाली जो वैल्यू होगी उसे बोलेंगे प्रिसीजन वैल्यू, उसे बोलेंगे प्रिसीजन वैल्यू। एग्जाम्पल देखते हैं इसका आगे। जैसे सेम टू सेम, जैसे अपन ने अभी नेक्स्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा था। अभी देखिए आपके पास एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है प्रिसीजन वाली वैल्यू बताइए, प्रिसीजन वाली वैल्यू बताइए, एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताइए। अभी सिर्फ प्रिसीजन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रिसीजन पूछ रहा है वो, कि प्रिसीजन वाली वैल्यू कौन सी होगी। तो आंख बंद करके आपको देखना है, पॉइंट के बाद जो ज्यादा वैल्यू देगा वो प्रिसीजन वैल्यू, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, कोई पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू। तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट के बाद वैल्यू दी है वो दी है इसने, तो ये हो गई आपकी प्रिसीजन वाली वैल्यू। तो इसको बोलेंगे प्रिसीजन वैल्यू। और इसी ही केस में आपसे पूछा जाता कि एक्यूरेट वैल्यू बताओ। क्या बताओ? एक्यूरेट वैल्यू। इस केस में आपसे एक्यूरेट वैल्यू पूछी जाती तो आपको देखना, जैसे 4.44 और 4.952 और 4.32 सेंटीमीटर, इन सभी में देखेंगे तो वही ये वाली जो वैल्यू है, अगेन ये ही क्या है, इस एक्चुअल वैल्यू के पास में है, इसके नजदीक है, जिसमें एरर सबसे कम है, बाकी सब में एरर बढ़ रहा है, इस वाली वैल्यू के पास सबसे कम एरर है। तो इस केस में सिर्फ ऐसे नहीं होगा हर बार प्रिसीजन वाली वैल्यू ही एक्यूरेट वैल्यू होगी, नहीं, आपको वही दोनों के मेथड अलग अलग है। इसके लिए पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद जितनी ज्यादा वैल्यू देखी जाएगी वो तो हो जाएगा प्रिसीजन, और जो एक्चुअल वैल्यू के पास में होगी वो हो जाएगी एक्यूरेट वैल्यू। तो इस केस में दोनों ही अपने सेम आ गई है, इस केस में दोनों ही सेम आ गई है। आपको समझ में आ चुका होगा एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू तो वो जो एक्चुअल वैल्यू है उस चीज की, एक्चुअल वैल्यू तो वो है जो डायरेक्ट, जैसे इसकी वैल्यू दे रखी है आपको पेन की। एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? आपको मेजर करने को बोला गया, मेजर किया, और मेजर करने के बाद जो वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोज है किसके? एक्चुअल वैल्यू के। जो वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के वो हो जाएगी एक्यूरेट वैल्यू, वो हो जाएगी आपकी एक्यूरेट वैल्यू। और प्रिसीजन वाली वैल्यू ये डिपेंड करता है आपने कैसा इंस्ट्रूमेंट लिया है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू तक मेजर करेगा तो वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, और इस केस में जिसके पास पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी प्रिसीजन वाली वैल्यू। जैसे इसमें ये 4.952 वाली वैल्यू है।
अब बात करते हैं आप सिग्निफिकेंट डिजिट की। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सिग्निफिकेंट चेक करना होता है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। तो देखिए, जैसे अब होता क्या सिग्निफिकेंट डिजिट वो देखते हैं। जैसे आपके पास 3 नंबर है 1 0 और 0, इनके मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। देखिए 1 0 0 0 0 1 0 1 0, इसके अलावा जो तीसरा है कॉम्बिनेशन है वो कुछ नहीं बनेगा, ये 3 ही बनेंगे। आप जैसे ही बनाएंगे ये 3 ही बनेंगे। अब देखिए इसमें ये सबसे वाली पहले वाली वैल्यू देखिए, ये अपने किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 100 के। ये 1 के इक्वल है और ये 10 के इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू जो ये 3 है 1 0 0, इसमें ये 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जब एक सबसे आगे रहता है, जब ये एक सबसे आगे रहता है तो इसकी वैल्यू हाईएस्ट बना देता है। इन 3 नंबर मिलके इनकी वैल्यू क्या बना देता है, हाईएस्ट बना देता है। जब ये ए सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है तो ये मीडियम वैल्यू बना देता है, यानी 100 से कम। और ये एक जब सबसे लास्ट में आ जाता है तो इसकी वैल्यू लोएस्ट हो जाती है, तो इसकी वैल्यू लोएस्ट हो जाती है। सबसे ज्यादा 100, फिर 10, फिर 1, यानी एक जो नंबर है नंबर 1 उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी जगह जैसे जैसे जगह चेंज कर रहा है उस पूरे नंबर की वैल्यू, जो 3 अंक का नंबर है, 3 डिजिट का जो नंबर है उसकी पूरे की वैल्यू चेंज हो रही है। कभी वो हाईएस्ट हो जाता है, कभी वो मीडियम बीच में आ जाता है और कभी लोएस्ट हो जाता है। तो यानी जो 1 फर्स्ट जो है डिजिट 1 वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस केस में इसका सिग्निफिकेंट ज्यादा है। क्या है इसका सिग्निफिकेंट ज्यादा है, इसीलिए इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कोई भी वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस वैल्यूज बनाने में या बढ़ाने या घटाने में, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटा बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है, बिल्कुल नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि ये 4 वैल्यूज दी हुई है, उन सबकी सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन सी है निकाल के लिखो। ना आपसे उसके लॉ पूछे जाएंगे कि बेटा बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट के लॉ क्या हो, दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या, वो भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे सिंपल काम मैं आपको दे दिया प्रॉब्लम, 4-5 प्रॉब्लम दे देंगे, बताएंगे सिग्निफिकेंट पूछेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन सी, इसमें कौन कौन सी आप लिख के बताइए। अगर आपने सही से लिख दी तो आपको पता है सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है, उसके लॉ कौन से है, नहीं तो कुछ नहीं पता। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं उसके लॉ। तो सबसे पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो यानी जिसमें जीरो नहीं है, जिसमें जीरो नहीं है वो सभी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिखे है 4 8 7 6 5, कहीं जीरो है नहीं, अगर जीरो होगा तो अपने को नहीं लेना था। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है, पांचों ही डिजिट सिग्निफिकेंट है। इनमें 1 2 3 4, चारों ही वैल्यू सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, चारों ही सिग्निफिकेंट। इसमें 1 2 2, इसमें 3 और इसमें 3। इस तरह जहां भी अभी कौन सी वाली ले रहे हैं वो केस, जब एक भी वैल्यू में जीरो नहीं आ रहा है, सभी नॉन जीरो वाली वैल्यू है, 1 से लगाकर 9 तक जीरो नहीं आएगा, तो इस वाली वैल्यू में जितने भी डिजिट है सबको क्या करना है, सिग्निफिकेंट लेना है। तो अपन ने क्या कर दिया, सबको सिग्निफिकेंट, यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने ये सब सिग्निफिकेंट डिजिट की वैल्यू, जैसे इसमें जो है 3 2 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, दूसरे वाले में 4, इस वाले में 4। ये पहला लॉ कंप्लीट, इजी, सबसे इजी। जहां जीरो नहीं है वहां सभी क्या है, सिग्निफिकेंट। सेकंड, जीरो बिटवीन ए एंड बी। देखिए जीरो बिटवीन ए एंड बी, ये जो है आपका जीरो बिटवीन ए एंड बी। पर यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि ये ए और बी है क्या, ए और बी ऐसी वैल्यू है जिसमें जीरो नहीं आएगा। ए भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, बी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। यानी दो नॉन जीरो के बीच में जीरो वाली वैल्यू आना, अगर वो ऐसा आएगी तो वो सभी हो जाएगी सिग्निफिकेंट। वो क्या हो जाएगी, सभी सिग्निफिकेंट हो जाएगी, यानी उसको काउंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली 6 8 0 0 0 4, ये जो देखो 6 8 और 4 के बीच में ही आई है सभी, यानी सबको लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट देखो ये जीरो सिर्फ एक है और वो भी सबके बीच में, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6। इसको काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे जीरो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3,
ये 3 जीरो आ रहा है ना, वो देखो 7 और 2 के बीच में आ रहा है और दोनों ही नॉन जीरो, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 1 0 2 में देखिए 0, 1 और 2 के बीच में है तो 3 हो गए। इसमें देखिए 3 और 2 ये हो गए 5। इसमें हो जाएगा 3 4 5 6, ये हो गया 6। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। इसमें हो गया 4, ये 3 2 और 3 2 और ये हो गया 6, 3 और 3 6। तो आपको पहला जो नियम है वो तो कहता है कोई भी जो भी नॉन जीरो है वो सभी हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या बोला कि पहला और जो लास्ट है वो दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, एक से लगाकर 9 कोई भी हो सकता है, उसके बीच में कितने भी जीरो आए उनको सभी को ले लेना है, वो सभी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। अब तीसरे लॉ पे आ जाते हैं। तीसरा लॉ कहता है कि एंडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास कोई एक डिजिट नंबर लिख रखा है, उसमें लास्ट में कोई जीरो आ रहा है तो आपको नहीं लेना है। जैसे ये देखो 480201, इसमें लास्ट में कहीं जीरो आ रहा है नहीं, ये तो सेकंड लॉ हो गया कि 4 और 1 के बीच में जीरो आ रहे हैं तो आपको सभी जीरो को लेना पड़ेगा। तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, इसमें सभी सिग्निफिकेंट है। इस वाले को देखो 728601 ये देखो लास्ट वाला जो 1 जीरो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, ये ए और बी के बीच में नहीं आ रहा है, जबकि ये वाला जीरो जो है 6 और 1 के बीच में है, तो इस वाले को तो लेंगे पर इस वाले को नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखो लास्ट में जीरो आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके पास 2 2 4 और 1 5। इसमें तो जीरो है ही नहीं, सबसे पहला लो, तो तीनों सिग्निफिकेंट है। इसमें देखो 1 2 3 और ये भी जीरो हटा देंगे तो आपके पास सिर्फ 3 बचे। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, लास्ट में चारों ही जीरो है, चारों को ही हटा देंगे तो कितना आएगा, सेम। देखो कोई अंतर नहीं आया। इसमें देखो सबसे लास्ट में जीरो है, हटा देंगे, इसके सबसे लास्ट में जीरो हटा देंगे, चेंज कर देते हैं इसको, ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। तो ये सभी क्या है, 1 तक सिग्निफिकेंट। ये सभी क्या है, 1 तक सिग्निफिकेंट। ये सभी क्या है, 6 तक सिग्निफिकेंट। इनको काउंट करेंगे और उनकी वैल्यू लिख देंगे, जैसे 3 4 5 6 7 और 8, ये हो जाएगा 3 और 4 7 और 1, ये भी 8 हो गया। ये 3 3 6 7 और 8, ये भी 8। इन सब में क्या किया, 8 8 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये तीसरा लॉ कहता है कि जो पीछे के जो जीरो आते हैं नंबर में वो उनको नहीं लेना है अपने को। अब चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, वो तो याद करना इजी है, जब कहीं भी जीरो नहीं आएगा तो सबको लेना है, जब ए और बी के बीच में जीरो आएगा तो भी लेना है, जब लास्ट में जीरो आने लगे तो नहीं लेना है। अब देखिए फोर्थ, फॉर लेस देन 1 वैल्यू, अगर वैल्यू आपकी 1 से छोटी हो, जब 1 से छोटी होगी तो पॉइंट में आएगी ऑब्वियसली है, यानी उसके पास क्या आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, उसके पास डेसिमल नंबर आएगा। तो उसको कैसे देखना है, अगर आपके पास वैल्यू ऐसी है 0.0 एबीसी यानी कोई भी वैल्यू जो नंबर है वो चल रहा है, तो इस केस में पॉइंट के लेफ्ट साइड के जितने भी जीरो आएंगे और पॉइंट के राइट साइड के जितने भी जीरो आएंगे वो सभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, उनको नहीं लेना है। याद रखना, पॉइंट के सिर्फ पॉइंट, उस डेसिमल के लेफ्ट डेसिमल के राइट जहां तक चल रहा है, जहां तक नंबर आना स्टार्ट ना हो जाए, जहां तक नंबर आना स्टार्ट ना हो जाए उन सबको नहीं लेना है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट के बाद देखो ये वाला जीरो कैंसल, तो सिर्फ बचा एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये वाला भी नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। पॉइंट के बाद देखो लेफ्ट में है राइट में नहीं है, लेफ्ट वाला हट जाएगा, तो कितने डिजिट, 3। इसमें देखिए आप पॉइंट के बाद 4 वैल्यू, ये पॉइंट से लेफ्ट है काट देंगे, ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। सेम ये कट जाएगा, कितने, 3, सेम टू सेम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें देखिए पॉइंट के बाद देखो पॉइंट से लेफ्ट 1 जीरो, पॉइंट से राइट में 2 जीरो, दोनों को ही काट देंगे, कोई मतलब नहीं अपने को, तो सिर्फ वो बचा, यानी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। सेम टू सेम ये भी देखो, पॉइंट लेफ्ट कटा राइट कटा, और जहां तक नंबर ना चालू हो वहां तक जीरो, जितने भी जीरो आएंगे सब कटते रहेंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। पॉइंट के लेफ्ट वाले पॉइंट के राइट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, कब तक, जब तक कोई नंबर नहीं आ जाए, ठीक है। 2 5 15 1 से 9 तक बीच में
जब तक नहीं आए तब तक जितने भी राइट साइड में जीरो चलते रहेंगे सभी को काटते रहेंगे। नेक्स्ट, zeros after decimal are significant। zeros after decimal are significant क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद में अगर जीरो आएंगे, दशमलव के बाद में अगर जीरो आएंगे तो उनको लेंगे। पर अभी तो पीछे बोला कि डेसिमल के राइट साइड वाले जीरो नहीं लेने, वो जस्ट डेसिमल के जस्ट पास में आ जाएंगे तो नहीं लेने हैं। अगर कोई नंबर आ गया है और उसके बाद में आया तो उनको लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखिए सबसे पहला देखिए आप, ये 1 है, लेंगे क्योंकि नॉन जीरो जो भी होता है सिग्निफिकेंट होता है। अब ये देखिए पॉइंट के बाद में आया है, पर ये देखो ये 1 है, वो जो पीछे वाला लॉ था उसमें बोलता है पॉइंट के लेफ्ट राइट, पॉइंट के लेफ्ट राइट। अब पॉइंट के लेफ्ट में नंबर आ गया तो ये राइट वाला रूल काम नहीं करेगा, तो इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में सभी जीरो को लेना है। तो हो जाएगा 3 और 2 5। इसमें देखिए ये लास्ट वाला लॉ है, पॉइंट के लेफ्ट में आ गया, इसको काट देंगे, इन सभी राइट वालों को लेंगे तो आ जाएगा 3। देखो ये तो वैल्यू 1 से बड़ी है ऑब्वियसली, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और पॉइंट के बाद डेसिमल वाले लेने ही है तो सबको लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3 और 3, ये हो जाएगा 6। देखिए मैंने वो लास्ट वाले में पढ़ाया था कि जैसे लास्ट वाले जीरो नहीं लेते, वो कब? जब वहां डेसिमल नहीं था, यहाँ पे डेसिमल है तो जो मेन रूल काम कर रहा है वो डेसिमल में काम करेगा। जनरली वो तो है ही है कि जीरो वाले नहीं लेने लास्ट वाले, पर डेसिमल है तो लेना पड़ेगा। इसमें देखिए 4 2 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, 8 भी चलेगा, और डेसिमल के बाद में है तो ये जीरो चलेंगे, तो हो जाएगा 3 और 2 5। इस वाले को देखिए 6.8, ये तो 1 से बड़ा ही है तो सभी को लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है वो भी 1 से बड़ा है सब, तो 3 3 6 और 1 7। इस वाले में देखिए इसमें तो जीरो की कोई बात ही नहीं है, सभी तीनों ही नॉन जीरो है तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। इसमें देखिए पॉइंट के लेफ्ट और राइट में जीरो आए तो नहीं लेने, और जब तक नया डिजिट स्टार्ट ना हो जाए तो ये कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो आप सबको देखो ये लास्ट वाला जीरो लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि इस वाले लॉ में आता है। तो हो जाएगा 3 और 2 5। इसमें देखिए पॉइंट के लेफ्ट राइट कटेंगे सब, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सिर्फ 3 बचे। 1 से बड़ा है तो सब लेंगे, 3 3 6 और 1 7। 1 से बड़ा है तो सब लेंगे, ये हो जाएगा 3 3 6 और 2 8। ये भी 1 से बड़ा है, सब लेंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट के लेफ्ट राइट कटेंगे, यहां से पूरा 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मेरा बोलना और आपका समझना, और जब वापस आप हाथ से करेंगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे नॉर्मल वाला तो एलिमिनेट करना आ गया, जो भी नॉन जीरो डिजिट है 1 से 9 तक सबको लेना है, ए और बी के बीच में जो नंबर आ जाएंगे उनको ले लेंगे। अगर डेसिमल नहीं है और पीछे जीरो आ रहा है तो काट दो, नहीं लेने। फिर पॉइंट के लेफ्ट राइट, अगर 1 से वैल्यू छोटी है तो पॉइंट के जो लेफ्ट राइट वाले जीरो है सब करते रहेंगे। और आगे क्या, जब पॉइंट के लेफ्ट राइट में जीरो नहीं हो या पॉइंट के लेफ्ट राइट में जीरो कटने के बाद अगर किसी नंबर के बाद आ रहा है जैसे 208, तो उन सबको लेना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल में पॉइंट के बाद वाले सबको लेंगे। और ये क्या कहता है, आपके पास है पावर की फॉर्म में a इंटू 10⁻⁻ प्लस माइनस b, तो इस केस में जो a है, जो नंबर a है उसके ही सिग्निफिकेंट डिजिट को आपको काउंट करना है, उसके ही सिग्निफिकेंट डिजिट को आपको काउंट करना है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए 10⁻24, कोई मतलब नहीं अपने को, पावर से कोई मतलब नहीं, आगे वाली जो a वैल्यू है उससे मतलब है। ये है 2.64, तीनों ही नॉन जीरो, तो आ जाएंगे 3। 1.28, तीनों ही नॉन जीरो, कितने? 3। 1.06, जीरो आ रहा है पर पॉइंट के बाद में है और एट द सेम ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये हो जाएंगे 3। तो कितने हो जाएंगे? 3। तो अपन ने 6 लॉ पढ़ लिए सिग्निफिकेंट डिजिट चेक करने के। अब आगे देखिए, नोट किया है, देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट डिजिट इन यूनिट सिस्टम टू वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। यहाँ पे 1 लिखना है, 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर, यानी आपके पास कोई एक वैल्यू है उसको आपने दूसरे यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है, तो जितने पहले सिग्निफिकेंट डिजिट थे बाद में भी उतने ही रहेंगे, उनके यूनिट में कोई चेंज, उसके सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है
42 मीटर क्या है आपके पास 42 मीटर। उसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 4200 सेंटीमीटर। उसको किलोमीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.042 किलोमीटर। अब देखिए आप ये सभी वैल्यू एक ही है क्या? हाँ, ये सभी एक ही वैल्यू है। 42 मीटर को सेंटीमीटर में भी लिखा है और किलोमीटर में भी लिखा है। तो देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करते हैं अपन। ये देखो 4 और 2 दोनों ही नॉन जीरो, दो सिग्निफिकेंट डिजिट। 4 2 और लास्ट वाले जीरो नहीं लेंगे तो कितने हुए? दो सिग्निफिकेंट डिजिट। पॉइंट के लेफ्ट और राइट वाले जीरो काट देंगे, नहीं लेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? तो देखा आपने 42 मीटर, 4200 सेंटीमीटर और 0.042 किलोमीटर, सबके सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आ रहे हैं? सेम। तो क्या समझ में आया कि एक वैल्यू को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में लेकर जाएंगे तो उनके सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना। अब ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं एनसीईआरटी के, जो है क्वेश्चन नंबर 2.10, उसको सॉल्व करता है। देखिए 0.007 पॉइंट के लेफ्ट और राइट वाले कटेंगे, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, कितना बचा? सिर्फ एक। ये आप पीछे देख रहे थे, आप लिखा मीटर क्यूब, किलोग्राम, ग्राम, जूल, न्यूटन मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ? क्योंकि फिजिक्स में हम किन को मेजर करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी को ही। आपने जो लास्ट क्लास देखी है वो नहीं देखी तो देख लेना, मैं उनका लिंक और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना। तो मैंने कल बताया था आपको कि फिजिक्स में जो भी चीजें होंगी, फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो नंबर है और यूनिट उसके बाद में ये लिखी हुई है। अब ये देखो a इंटू 10⁻⁴ वाला है तो सिर्फ a वाले को देखोगे, तीनों ही नॉन जीरो। क्या है? तीनों ही नॉन जीरो, तो तीनों को ही लेना पड़ेगा। पॉइंट जीरो से छोटा, पॉइंट के लेफ्ट राइट वाला घटता है, पॉइंट के लेफ्ट में ही जीरो, राइट में ही नहीं, तो सबको लेना पड़ेगा। ये जीरो लेंगे क्या? हाँ, लास्ट वाला लेंगे, क्योंकि एक नंबर आ चुका है, नंबर के बाद में जब आता है डेसिमल में तब लेते हैं अपन। तो हो जाएगा 4, कितने हो जाएंगे? 4। 0.302 ये तो नॉन जीरो है और एक से बड़ा है, और लास्ट वाला लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। सिर्फ पॉइंट के लेफ्ट राइट वाले करता है, याद रखना। डेसिमल के केस में सिर्फ पॉइंट के लेफ्ट राइट वाले जीरो है, चल रहे होते हैं तो करते हैं। उसके बाद अगर आ जाते हैं, जैसे इसमें आया है 70, जो ग्राम वाला है ना, थर्ड वाला, इसमें देखो 70, तो उस वाले जीरो को लिया है। सिर्फ पॉइंट के लेफ्ट राइट वाले करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद डेसिमल आया, लेंगे, क्योंकि ये 6 है, एक से बड़ा है, तो हो जाएगा ये भी 4। इसको देखो, पॉइंट के लेफ्ट राइट वाले कटेंगे, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, अब नंबर आने लग गए, अब सबको लेंगे तो हो जाएगा 6032। ये भी कितना हुआ? 4। तो देखा आपने कितने लॉ थे? सिर्फ 6 लॉ। कितने लॉ थे? इन 6 लॉ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? सिग्निफिकेंट डिजिट के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आगे राउंडिंग ऑफ, जो अपने सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ा है वो काम में कहा लेंगे वो देखिए राउंडिंग ऑफ क्या होता है, छोटी क्लास में भी पढ़ा आपने, चीजों को राउंड ऑफ करना। जैसे अगर जैसे अपन क्या करता है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे 6 8 2 3 0 बहुत लंबी चौड़ी चलती है, तो अपन जनरली क्या करते हैं, पॉइंट के बाद दो वैल्यू ही लेते हैं। पॉइंट के बाद जैसे मतलब जैसे अपने को क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग, तो जनरली पॉइंट के बाद दो वैल्यू ही लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, बाकी वाली वैल्यू को हटाने के लिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट साफ कर दो, तो अपन क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ के क्या नियम है वो देख लेते हैं। सबसे पहला, लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अगर लास्ट वाली डिजिट वो 5 से बड़ी है तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन उसके जस्ट आगे वाली में एक जोड़ देंगे और उस वाली को, लास्ट वाली को हटा देंगे। जैसे देखो 2.746 सबसे लास्ट वाली, ये तो 5 से बड़ी है, तो इसको हटाओ और इसमें प्लस का 1 ऐड करो 4 में, तो हो जाएगा 2.75। इजी। अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, ये सबसे लास्ट वाली डिजिट आपकी 5 से छोटी है, तो उसका एग्जांपल मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। ये हो जाएगा, ये देखो लास्ट डिजिट, मान लीजिए लास्ट डिजिट कौन सी है, ये लास्ट वाली, ये 2 है, जो क्या 5 से छोटी। तो इस कंडीशन में इसको तो हटा देंगे और इसके जो आगे वाली है उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, तो ये हो जाएगा 2.74, नो चेंज इन प्रीवियस। जैसे उसमें तो क्या था, प्रीवियस में एक जोड़ो जब ग्रेटर देन 5 आए, जब लेस देन 5 आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है और जो सबसे लास्ट वाली है उसको रिमूव कर देना। जैसे यहाँ पे 2 था तो उसको रिमूव कर दिया। अब अगर लास्ट डिजिट 5 ही आ जाए, ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम, डायरेक्ट 5 आ जाए, तो क्या करना? तो देखिए सबसे पहले आपने देखा सबसे लास्ट वाली कौन सी है, 5, तो उसके जस्ट आगे वाले देखिए, तो देखा 4,
4 हो 5 हो कोई मतलब नहीं, आपको देखना है इवन है कि ऑड है। तो मैंने देखा 4 जो कि इवन की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? इवन की कैटेगरी में आता है। तो जब भी आपके इवन वाली कैटेगरी आएगा आपको ये वाला लॉ यूज करना है, लास्ट डिजिट लेस देन 5 वाला। कौन सा? लेस देन 5 वाला। तो अपन क्या करेंगे, इस 5 को तो रिमूव कर देंगे और इस 4 को नो चेंज करके रख देंगे, क्योंकि अपन लेस देन 5 वाला रूल लगा देंगे इवन के लिए। किसके लिए? सिर्फ इवन के लिए लेस देन 5 वाला रूल लगेगा। अब इस वाले में देखिए अगेन 5 है लास्ट में, तो अपन उसके जस्ट आगे वाले को देखेंगे। आगे है 3, मैंने बताया ना इवन है कि ऑड है वो देखो। इस केस में ऑड है, जब भी ऑड आएगा तो ग्रेटर देन 5 वाला रूल लगाना। कौन सा? ग्रेटर देन 5 वाला, ये ऊपर वाला। वो क्या करता है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू को तो रिमूव कर देगा और उसके जस्ट आगे वाले में एक जोड़ देगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए एक मिनट यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 7.4। देखो क्यों? क्योंकि देखो 5 है, ये इस 5 को रिमूव कर दिया, ये 3 है, इसमें क्या करते हैं ऑड होता है तो एक बढ़ा दो, तो ये 3 का क्या हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 7.24। क्या आ जाएगा? 7.24। एक और एग्जांपल ले सकते हैं अगर आपको ऐसे समझना हो। यहाँ पे कर देते हैं 5। अब देखिए अगर इसको करें तो सबसे लास्ट वाली कितनी है? 5 है। ये वाली कौन सी है? ऑड है। तो कौन सा रूल लगाएंगे? ऐड करने वाला। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 5 वाला, तो ये हो जाएगा 4.88। आया समझ में? एक इवन वाला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये एक मिनट, सॉरी दिखेगा ही नहीं, ये तो वापस हटाना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.875। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5 है, इसके सामने वाला कौन है? ऑड है, तो बढ़ा देंगे 4.88। समझ में आ गया आपको? ये राउंडिंग ऑफ के कितने नियम है? 3। पहला ग्रेटर देन 5 ऐड करो, लेस देन 5 छोड़ दो। तीसरा इक्वल हो जाए, जब 5 ही आ जाए तो ऑड इवन देखो। अगर ऑड है तो ग्रेटर देन 5 वाला रूल, इवन है तो लेस देन 5 वाला रूल। अब जो इनको सीख लिया है, क्या क्या चीजें सीखी है? प्रिसिजन सीखा, एक्यूरेसी सीखी, सिग्निफिकेंट डिजिट सीखी। इनके यूज को देखते हैं। देखो रूल्स फॉर अर्थमेटिक। फिजिक्स में जब आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं, क्या है? दो चीजों को जोड़ रहे हैं। इस केस में होगा क्या, जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो आपका उसका प्रिसीजन देखना है मिनिमम का। क्या है? मिनिमम का प्रिसीजन देखना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट दोनों को जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो प्रिसीजन है वो होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम किसके? जो दो इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल इस वाले को एग्जांपल देखिए, इनमें मिनिमम जो होगा उसके 4.2 और 4.20 उनको ऐड करते हैं तो अपने पास ये आंसर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं? प्रिसीजन। तो देखा पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू? एक वैल्यू। इसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू? सॉरी, इसमें होगी 2 वैल्यू। इसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू। नियम कहता है कि इनपुट का जो प्रिसीजन है उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो ही आउटपुट में आएगी। इनपुट का मिनिमम प्रिसीजन वाली वैल्यू ये रही आपकी इनपुट। ये दो जो है ये इनपुट है, इनमें मिनिमम प्रिसीजन किसके पास है? पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू मिनिमम प्रिसीजन को बताएगा। यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है इसके पास? 1। तो आउटपुट में भी मिनिमम में पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी वैल्यू है? 2। एक हटानी पड़ेगी। तो देखो सबसे लास्ट वाला जो है 2, सबसे लास्ट वाला 2 जो है लेस देन 5 है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट रिमूव कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 4.5। सिमिलरली एक और एग्जांपल है माइनस करने वाला। देखिए माइनस कर रहे हैं अपन, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 3। प्रिसीजन कितना है इसका? 3। इसका भी प्रिसीजन कितना? 3। और इसका भी प्रिसीजन कितना? 3। इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। इसमें तो मिनिमम वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। अगर यहाँ पे ज्यादा होता, फॉर एग्जांपल एक 3 होता, एक 4 होता, तो आउटपुट में भी कितना लेना? 3 लेना। यहाँ पे तो तीनों ही सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही रूल है। अब देखिए ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा रूल देखना है आपको? तब देखना है आपको प्रिसीजन वाला रूल, वो भी मिनिमम का। इनपुट में जो मिनिमम है वही आउटपुट में आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या देखना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी आउटपुट का जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो जो दो इनपुट है उनमें से जो सबसे कम है उसके इक्वल होगा। कैसे? जैसे ये वैल्यू है 4.237 डिवाइड बाई 2.51 और अपने पास इतना लंबा चौड़ा आंसर आया और उसको ऐसा लिखा। क्यों? देखिए इसके जो सिग्निफिकेंट डिजिट है ये सभी नॉन जीरो है, 1 2 3 4, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट 4।
इसके सिग्निफिकेंट डिजिट 2, 5 और 1, यानी सब नॉन जीरो, तो सभी 3 हो गए। इसको देखो आप जब डिवाइड करते हैं तो आसान सा रहता है, इन सबको काउंट करो, अगर 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7। नियम कहता है कि आप जिनको डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है वही आउटपुट में आना चाहिए। मिनिमम जो आ रहा है अपना वो आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3, तो आउटपुट में भी कितना आना चाहिए 3, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ करेंगे तो सिर्फ 3 तक, पॉइंट के बाद 3 आएंगे, तो अपना जो आंसर है वो 1.69 आएगा। तो आया समझ में सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज कहाँ है, इन चीजों में। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट डिजिट, प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो प्रिसीजन देखना पड़ेगा। अब देखो 16.2 और 10.1 को मल्टीप्लाई किया, देखिए और आंसर ये आता है। इसके जो सिग्निफिकेंट डिजिट है तीनों ही नॉन जीरो, 3। इसमें 10.1 ये वाला जीरो लेंगे, बिल्कुल लेंगे, तो अपने पास सिग्निफिकेंट डिजिट इसके भी कितने हैं 3। इसको देखिए आप, आंसर जो आता है मल्टीप्लिकेशन का 163.62, यानी 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, जबकि नियम कहता है कि मिनिमम आने चाहिए इनपुट में, जो मिनिमम है इनपुट में 3 3 3, यानी तीनों ही सेम, मतलब दोनों ही सेम है, तो मिनिमम कितना हुआ 3 हुआ, तो आउटपुट में कितना चाहिए 3। तो मैं इस 2 को रिमूव करूंगा, और आपको पता है 2 लेस देन 5 है। अगर मैं इसको रिमूव करने वाली टेक्निक बताऊं तो 163.62, सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपने पास ये बचा, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो क्या करेंगे प्रीवियस वाली में ऐड कर देंगे, तो 164 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 164। और आपने पढ़ लिया है आज की क्लास में सिग्निफिकेंट डिजिट, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, और आई होप ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ये टू द पॉइंट काम करता है, टू द पॉइंट काम कर रहा है। आपके पास क्वेश्चन होगा, ये कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन होगा, ये वैल्यू हम मान लीजिए 9.283 प्लस 0.21, और उसमें ऑप्शन होंगे, इनका रिजल्ट क्या आएगा, इनका रिजल्ट क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा। कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। प्रिसीजन कितना, क्योंकि ऐड कर रहा है तो प्रिसीजन देखेंगे, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, बिना जोड़े क्या करना है आंसर में, बिना जोड़े, जिसमें भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ रही है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ रही है, वो आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई सोल्व नहीं करना, कोई ऐड नहीं करना, कोई राउंड ऑफ नहीं करना है, बस पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, वो आपका आंसर हो जाएगा। एट द सेम अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए आपके पास 9.42 1.1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कोई लंबा चौड़ा आंसर आएगा, कोई मतलब नहीं है। इनपुट में देखो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही रहने चाहिए। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बिना कोई मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रिसीजन देखो और सिग्निफिकेंट डिजिट देखो। प्रिसीजन किन के लिए देखना है, जब आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सिग्निफिकेंट डिजिट कब देखना है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। किसके लिए, राउंडिंग ऑफ करने के लिए। राउंडिंग ऑफ के लिए कौन सा नियम है, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 और ऑड इवन वाला। उसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट चेक करने का मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो मेरा पर्सनल चैनल है गुरुजी RJ19, उसको भी फॉलो कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं गुरुजी RJ19 पे। थैंक यू, बाय बाय।